जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके अपने चैनल लोन डिस्टोर में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, अगर किसी भी तरीके के मल्टीपल लोन्स आपके ऊपर हो चुके हैं, मल्टीपल क्रेडिट कार्ड हो चुके हैं या फिर मल्टीपल पर्सनल लोन्स चल रहे हैं और अब समझ में नहीं आ रहा कि इनकी किस कैसे पे करी जाए, जेब में पैसा नहीं है, 1-2 महीने का डिफ़ॉल्ट चढ़ चुका है। अब ये डर लग रहा है कि बैंक आखिर आखिर कर क्या सकता है, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है हमारे साथ? क्योंकि अभी तो ये कॉल्स वगैरह कर रहे होंगे या फिर रिकवरी एजेंट की विजिट करवा रहे होंगे आपके घर पे, या फिर अगर डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ होगा तो ये डर लगा होगा कि विजिट होगी तो क्या होगा, या फिर अगर मैं अपना फ़ोन नंबर बंद कर लेता हूँ, अपना एड्रेस चेंज कर लेता हूँ, तो रिकवरी वाले आखिर मेरे साथ क्या कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? तो आज इसी के बारे में बात करेंगे, इसी के बारे में समझाएँगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या-क्या चीज़ें करने की ज़रूरत पड़ सकती है, ये सारी चीज़ें बताएँगे, ठीक है? तो साथियों, जो रिकवरी है ना, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ स्टार्ट करने से पहले कि अगर आपने कोई भी लोन लिया है, कोई भी क्रेडिट कार्ड लिया है और उसकी पेमेंट आप नहीं कर पा रहे हो, तो पहली बात तो आप कोई क्रिमिनल नहीं हो, आपने किसी भी तरीके का कोई क्राइम नहीं कर रखा है, ठीक है? ओके, सिंपली बात है, एक एग्रीमेंट हुआ था आपके और बैंक के बीच में। एक कॉन्ट्रैक्ट बोल लो, एग्रीमेंट बोल लो, जो आपकी मर्ज़ी बोल लो, ठीक है? एक एग्रीमेंट हुआ था आपके और बैंक के बीच में जिसमें बैंक ने एग्री करा था कि भाई साहब मैं आपको इतना पैसा दे रही हूँ, ठीक है? और इस टाइम पे मैं इतना-इतना पैसा लूँगी और आपने भी एग्री करा था उस टाइम पे, ठीक है? अब जब आपके पास पैसे नहीं है तो वो एग्रीमेंट ब्रेक हो चुका है, ओके? या फिर ब्रेक होने वाला है, ओके? आप पेमेंट नहीं करोगे तो ब्रेक हो जाएगा, सीधी-सी बात है वो, ओके? अब आगे चल के ज़्यादा से ज़्यादा बैंक क्या कर सकती है? तो ज़्यादा से ज़्यादा बैंक कर सकती है सेटलमेंट। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। मैं एंड वाला स्टेप आपको बता रहा हूँ कि बैंक के पास सबसे बड़ा ऑप्शन क्या है करने के लिए? सबसे बड़ा ऑप्शन है सेटलमेंट और कुछ नहीं है। जी हाँ। बीच में जो भी प्रक्रिया रहती है रिकवरी की, लीगल नोटिस की, केसेस की, वो कोई बड़ा मैटर नहीं है, वो कोई बड़ी दिक्कत वाली बात है ही नहीं एक्चुअली में, ठीक है? ये जो जितने भी कॉल्स वगैरह आपको आते हैं ना, कई लोगों को दिन में 100-100 200 कॉल आते होंगे। मैं बता देना चाहता हूँ ये कुछ नहीं है, थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसीज़ के कॉल हैं, ठीक है? इनको आप उठाना चाहो तो उठाओ, नहीं उठाना चाहो तो मत उठाओ, ठीक है? कोई ज़रूरी नहीं होता इनको उठाना, ओके। बट मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि आप इनमें कम से कम 1-2 कॉल उठाया करो, क्योंकि और उस पे बात करके उस पे आरटीपी वगैरह डलवाया करो, कोड से बात करा करो, ठीक है? आरटीपी की मीनिंग होती है रिफ्यूज़ टू पे, मतलब पेमेंट है नहीं मेरे पास, मैं कर नहीं पाऊँगा, सीधी-सी बात है। ये आपको कोई इससे नुकसान नहीं होता ये बोलने से, क्योंकि ये रिकवरी के कोड है, ये और कहीं यूज़ नहीं होते। ये जो रिकवरी एजेंट होगा ना सामने वाला, उसको ही पता लगेगा और किसी को नहीं पता लगेगा, ठीक है? ये करवाना क्यों ज़रूरी रहता है? ये करवाना इसलिए ज़रूरी रहता है ताकि जो आपका जो क्लाइंट की लिस्ट रहती है, अब जो रिकवरी एजेंसी है उनके पास तो हज़ार क्लाइंटों की लिस्ट आती है। उनको नहीं पता कि कौन-सा जो क्लाइंट है वो पेमेंट करने वाला है, कौन-सा नहीं करने वाला। इसीलिए वो ज़्यादातर सारे क्लाइंटों को परेशान करती है। बट जो क्लाइंट ऐसे रहते हैं, जो सब्सक्राइबर ऐसे रहते हैं, जो अपने केस के अंदर कोड डलवाते हैं, जो बोलते हैं कि भाई आरटीपी डाल, पेमेंट नहीं होगी, राइट ऑफ के बाद सेटलमेंट करेंगे इसकी आराम से 6-7 महीने के बाद 10 से 20% के अंदर। तो उसके अंदर वो कस्टमर जो रहता है, वहाँ पर अगर आरटीपी पड़ गया है तो उस कस्टमर को परेशान नहीं करा जाता ज़्यादा। ना तो उसे कॉल पे परेशान करा जाता है, ना ही विज़िट पे परेशान करा जाता है, ठीक है? अगर चाहो तो बिल्कुल भी कॉल मत उठाओ, कोई ज़रूरी बात नहीं होती है, लेकिन बट एक आधा कॉल उठा लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप बिल्कुल कॉल नहीं उठाओगे तो होम विज़िट के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, समझ रहे हो? थोड़े क्या, काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब कस्टमर से बिल्कुल नाता टूटता है ना, तभी ये लोग ज़्यादातर होम विज़िट वगैरह करते हैं, समझ रहे हो? ओके। अब अगर आप खुद बात नहीं कर सकते तो आप कॉल फॉरवर्डिंग भी ले सकते हो किसी की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग भी अपनी कॉल फॉरवर्डिंग सेवा चलाते हैं, या फिर किसी कोई और भी चला रहा हो, तो उनकी भी यूज़ करवा सकते हो, ठीक है? कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होती, क्योंकि जब एक्सपर्ट तरीके से बात करी जाती है ना, तो एक्सपर्ट तरीके से ही उसका सॉल्यूशन भी मिल जाता है वहाँ पर, समझ रहे हो? क्योंकि रिकवरी वाले जिस तरीके से ट्रीटमेंट देते हैं, हम उससे डबल तरीके से ट्रीटमेंट देते हैं और कुछ नहीं फ़र्क हो इतना फ़र्क होता है खाली, समझ रहे हो? ओके। अब जो सेकंड स्टेप रहता है, वो सेकंड स्टेप क्या रहता है? कॉल्स तो आप लोग समझ गए होंगे। अब कई भाई लोग बोलेंगे कि सर मेरे यार-प्यार रिश्तेदारों को फ़ोन करेंगे, या फिर मान लो मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट पे फ़ोन करेंगे तो उसका क्या करा जाए? तो मेरे भाई, मेरे चैनल पे आप जाइए, वहाँ पर जॉइन लिस्ट होगी, वहाँ पर जॉइन करके आप सिंपली 2 वीडियोज़ पड़े होंगे, उन 2 वीडियोज़ को देखिए, अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट अपडेट कर लीजिए, मेरे पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। मैं आपको 10,000 नंबरों की लिस्ट भेज दूँगा, वो नंबर्स डाल लीजिए, फेक नंबर है, किसी को कॉल नहीं जाएगी। उन फेक नंबर्स पे वो लोग कॉल करें या मत करें, वो लगेंगे ही नहीं कॉल, सीधी-सी बात है। तो उनके पास वो लोग कोई लिखा हुआ नहीं रखा रहता, एक डिजिटल बोर्ड रहता है। जैसे आप कोई ऐप चलाते हो ना फ़ोन के अंदर, तो वहाँ से भी उनके पास एक तरीके से एक ऐप होता है। उस ऐप के अंदर ही वो सारी चीज़ें शो होती हैं, तो आप अपडेट यहाँ से कर दोगे तो वहाँ से भी अपडेट हो जाएगा।
ओके, इस वीडियो में नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। तो आप सिंपली तरीके से चैनल के जॉइन लिस्ट में जाइए, वहाँ पर 2 वीडियोज़ पड़े हुए हैं, 15-15 मिनट के दोनों वीडियो हैं, आप उन दोनों वीडियोज़ को देखिए, ठीक है? ओके। सॉरी। अब जो सेकंड स्टेप रहता है होम विजिट का, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, होम विजिट होने से पहले भी आप लोग रोक सकते हो। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। कई भाई लोग बोलते हैं ना कि सर होम विजिट होने से पहले रोकी जा सकती है। हाँ, रोकी जा सकती है। आप लोग आरबीआई में कंप्लेंट करके होम विजिट होने से पहले रोक सकते हो, और अगर होम विजिट हो भी रही है, तो भी होम विजिट को रुकवा सकते हो आराम से, ठीक है? कोई डरने घबराने वाली बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई प्रॉब्लमैटिक चीज़ नहीं है, ठीक है? आपने पहले बैंक में कंप्लेंट करी है, तो भी कर सकते हो, वरना एक दूसरा तरीका भी होता है। वो दूसरा तरीका मैं वीडियो में नहीं बता सकता, ठीक है? उसमें अलग तरीके से एप्लीकेशन लगती है, अलग तरीके से काम होता है, थोड़ा मतलब समझ रहे हो, अंदरूनी काम है वो। तो वो मैं बता नहीं सकता, वरना अगर आपने पहले कंप्लेंट कर रखी है 30 डेज़ पहले, तो आप सीधे-सीधे जाके आरबीआई में कंप्लेंट करवा सकते हो, अपनी होम विजिट को रुकवा सकते हो। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? और अगर एक आधी होम विजिट हो भी रही है, खुद से झेल पा रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है। खुद से 1-2 विजिट झेलनी चाहिए, क्योंकि आईडी कार्ड वगैरह सारी चीज़ें माँगनी चाहिए, रिकॉर्डिंग करनी चाहिए। तो इससे कोई प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं फेस करनी पड़ती आप लोगों को, समझ रहे हो? वहाँ पर भी कोई डरने वाली बात नहीं है। थर्ड चीज़ क्या होती है, लीगल नोटिसेस पे बहुत ज़्यादा रिकवरी वाले डराते हैं, ठीक है? मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ, किसी रिकवरी वाले के पिछवाड़े में दम नहीं है कि वो आपको लीगल नोटिस भेज सके, ठीक है? लीगल नोटिस कौन भेज सकता है? या तो बैंक के पैनल के थ्रू आएगा, या फिर बैंक के एडवोकेट के पैनल के थ्रू आएगा, ठीक है? और इनकी और रिकवरी वालों की कभी बात आपस में होती ही नहीं है, ठीक है? कोई भी एडवोकेट कभी किसी रिकवरी वाले को मुँह नहीं लगाता, ओके? तो आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। नोटिसेस अगर आपको आ रहे हैं, आर्बिट्रेशन का आ रहा है, सेक्शन 25 का आ रहा है, चेक बाउंस का आ रहा है, या फिर फॉर्जरी का नोटिस आ रहा है, आप इन नोटिसेस के रिप्लाई भिजवाओ आराम से। 98% चांसेस है कि कोई केस आपके ऊपर कभी होगा ही नहीं, अगर आप सारे नोटिसेस के रिप्लाई टाइम टू टाइम दोगे, ठीक है? ओके। अब अगर मान लेते हैं नोटिसेस के रिप्लाई देने के बाद भी बैंक ने जलीलपना करा, या एक आधा केस डाल दिया, जैसे लोग पूछते हैं, जैसे एक मेरे क्लाइंट से मैं आपको बताता हूँ, परसों की बात है, उनके ऊपर 10 लोन चल रहे हैं, तो उनमें से एक पे केस फाइल हुआ होगा, ओके? तो उन्होंने बोला सर 10 के लोन है, 10 में केस फाइल हो गया तो क्या होगा? तो मैंने उन्हें एक एवरेज दी कि भाई 10 में नहीं होगा, 10 अगर आपके लोन है तो एक में या फिर 2 में केस हो सकता है, ठीक है? और वो भी सेम डे बेलेबल ऑफेंस है, कोई डरने वाली बात नहीं। शुरुआत की जो 1-2 डेट है, मतलब 6 महीने तो बिना जाए निकल जाते हैं, आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपका लॉयर चला जाएगा, एडवोकेट आपको जो रहता है, वहाँ पर जाके आपके काउंसिल के रूप में पेश हो जाएगा, जो भी डेट वगैरह लेनी है वो ले लेगा, ठीक है? एक बार सेम डे बेलेबल ऑफेंस है, या तो आप सेटलमेंट कर लो उससे पहले, सेटलमेंट हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही कोई बात, केस को चलने दो। अगर आपका 5-6-10 लाख का लोन है, तो अगर आपका थोड़ा लीगल में खर्चा हो भी जाएगा तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, समझ रहे हो? इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसका 1% भी नहीं बनता वहाँ पर वो, ओके? तो डरे घबराए ना, आगे चल के सेटलमेंट में बहुत अच्छा ऑफर मिलता है फिर वहाँ पर, ओके? अब जब सब कुछ हो जाता है, ठीक है, तब बैंक के पास क्या ऑप्शन रहता है? सब कुछ हो जाने के बाद बैंक के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो एनपीए होगा आपका, राइट ऑफ होगा, राइट ऑफ के बाद आपकी सेटलमेंट का ऑफर मिलेगा, आराम से सेटलमेंट हो जाएगी 10 से 20% के अंदर, सारे अनसिक्योर लोन्स की भी हो जाती है, सारे क्रेडिट कार्ड की भी हो जाती है। तो डरने घबराने वाली कोई बात है ही नहीं एक्चुअली में, ठीक है? जो मैंने पूरा प्रोसीजर बताया है, ये बहुत शॉर्ट में आज बताया है क्योंकि थोड़ा गला खराब है। बाकी इसके अंदर क्या है ना, पूरा का पूरा आपको अगर डिटेल वाइज जाओगे, जैसे कॉल्स वगैरह, कई लोग ये भी बोलते हैं ना कि सर एड्रेस चेंज कर लूँ क्या, या फिर मैं मान लेता हूँ अपना फ़ोन नंबर बंद कर लेता हूँ। हाँ, फ़ोन नंबर बंद कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? आप खाली ये मेक श्योर कर लो कि आपने कॉन्टैक्ट लिस्ट अपडेट कर रखी हो, ताकि किसी दूसरे को फ़ोन वगैरह ना जाए, ठीक है? और दूसरा ये है कि अगर आप फ़ोन बंद कर रहे हो, तो अगर आपने एड्रेस चेंज कर रखा हो तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि जब एड्रेस उनके पास नया नहीं रहता आपका, तो वो आपको ज़्यादा परेशान कर ही नहीं सकते, सीधी-सी बात। आप फ़ोन बंद करो, आराम से बैठो लाइफ़ में, जब तक नया एड्रेस मिलेगा नहीं तब तक कुछ होने का नहीं। बस ये मेक श्योर कर लेना कि आप फ़ोन के ऐप में बार-बार लॉगिन नहीं कर रहे हो, आपने उसको हटा दिया हो पुराने एड्रेस पे, ताकि इनको नई लोकेशन ना मिल पाए, क्योंकि कई सारे एनबीएफसी हैं, वो आपके जैसे ऐप फ़ोन में पड़ा हुआ है ना, तो उससे लोकेशन ले लेते हैं कि रात में 10 बजे की लोकेशन यहाँ की दिखा रहा है, हम सुबह जाके एक बार देख लेते हैं, बंदा मिल जाएगा पता वहाँ पर। ऐसा होता है जेनुइनली। आप उसको एड्रेस चेंज करने वाली प्रक्रिया को ऐसे कर सकते हो कि कहीं पुराना है, जैसे मान लो मेट्रो स्टेशन वगैरह, वहाँ चले जाओ, ऐप को इंस्टॉल करो, अनइंस्टॉल करो, ऐसे करके वहाँ की लोकेशन अगर 4-5 बार ले लेगा, तो आपके जो, और फिर उसके बाद डिलीट कर दो उसको, तो वो लोकेशन नहीं जाएगा, ठीक है? गैस एजेंसी अगर आपकी है, आपने अपने नाम पे ले रखी थी, ठीक है, मतलब गैस का कनेक्शन आपके नाम पे था, तो या तो उसको कट करवा दो वहाँ से, ठीक है, और दूसरा कहीं और नया ले लेना, या फिर कुछ दिन ब्लैक से चला लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये लोग एड्रेस वगैरह बता देते हैं ज़्यादातर, ठीक है? और अगर किसी पर्टिकुलर ऐप से लोन है, जैसे मान लो पेटीएम से आपने आदित्य बिरला वगैरह वाला कोई लोन लिया था, तो ये लोग डिटेल दे देते हैं,
ठीक है। खाली एक गूगल पे है जो नहीं देता, बाकी सारे लोग दे देते हैं। तो आप क्या करो, वो जो ऐप, जिस ऐप से लोन लिया है, जैसे मान लो अमेज़न पे से लिया हो, पेटीएम से लिया हो या फिर किसी से, तो उसका यूज़ मत करा करो बिल्कुल भी। उसको बंद कर दो, उसको बिल्कुल ही बेकार कर दो, समझ रहे हो? वो भूल जाओ कि वो वाला ऐप यूज़ भी करना है, कोई और ऐप यूज़ कर लो, गूगल पे यूज़ कर लो या फिर भीम का यूपीआई आता है खुद ही, समझ रहे हो? जो अपना गवर्नमेंट है उसको यूज़ कर सकते हो। ये सारी चीज़ें यूज़ करो, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? सेटलमेंट चुटकियों का खेल है, एक तरीके से गाजर का हलवा होता है ना जो हमारा सर्दियों में बनता है आराम से, वैसे ही है सेटलमेंट, और कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? तो डरे घबराए ना, बस अपने माइंड को फ्रेश रखें, ठीक है? तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा शॉर्ट है, मुझे पता है। अगर और कोई सवाल जवाब है, कोई हमसे बात करना चाहते हो, हमसे जुड़ना चाहते हो, ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हो, ठीक है? व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।